मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आर्यभट्ट एकेडमी पर। जैसा आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का एक निचोड़ लेकर, एक संपूर्ण, एक पूरी क्लास लेकर मैं लाया हूं आपके सामने। इस क्लास को मैं कहूं कि एक क्लास और ग्रेविटेशन खल्लास, तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें हम पहले टॉपिक को जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे और उन क्वेश्चन को भी जानेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए करते हैं शुरुआत। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को कर देंगे लाइक। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जब भी हम ग्रेविटेशन या अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वैज्ञानिक का नाम बहुत पहले और सबसे ऊपर आता है। उनका नाम है सर न्यूटन। परंतु किसी भी खोज के लिए एक वैज्ञानिक या एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की हुई होती है और उसके पीछे बहुत वैज्ञानिक लगे हुए होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूँगा। टाइको ब्राहे। ये ध्यान रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो ग्रहों की गति होती है उनके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो ग्रहों की गति होती है उनके बारे में बताया था। यह एक खगोल वैज्ञानिक थे। मैं इनका जो स्टेटमेंट था वो राइट डाउन कर देता हूं। इन्होंने एक मौखिक रूप में बताया था। ग्रहों की गति का अध्ययन टाइको साहब ने किया था, इसकी ग्रहों का गति का अध्ययन। फिर इनके एक स्टूडेंट थे, ध्यान दीजिएगा, इनके स्टूडेंट थे केपलर जी, शिष्य थे, इनके चेले थे। ये कौन थे? इनके स्टूडेंट, टाइको के स्टूडेंट थे केपलर जी। और आप सभी जानते होंगे केपलर जी ने क्या दिया था? इन्होंने नियम, कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो पहले हमारे पास टाइको साहब आए, इन्होंने ग्रहों का अध्ययन किया और मौखिक रूप से बताया। फिर इनके एक शिष्य थे केपलर जी, उन्होंने ग्रहों, इन्होंने जो अध्ययन किया था उन्होंने इस पे भी और स्टडी की, आगे स्टडी की और ग्रहों की गति के नियम दिए। और कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। फिर केपलर जी के शिष्य थे न्यूटन जी। फिर न्यूटन जी ने क्या किया? आप सभी जानते ही हैं न्यूटन जी ने क्या किया। जो केपलर जी के जो तीसरा नियम था उससे इन्होंने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण बताया। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी, ऐसा नहीं है। बड़ा अध्ययन लगता है किसी भी नए तथ्य को प्रकृति से उजागर करने के लिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। यह इनके ईयर वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। टाइको जी थे, उनके शिष्य थे केपलर जी। फिर केपलर जी के शिष्य थे न्यूटन जी। ये आपको राइट डाउन नहीं करना है, केवल एक इंफॉर्मेशन के उसमें आपको बताया गया है। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण।
न्यूटन जी ने एक स्टेटमेंट दिया गुरुत्वाकर्षण को लेकर कि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ध्यान देने वाली बात है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अर्थात अट्रैक्ट करती है। अब आप बोलेंगे जैसे ये है वस्तु है, ये भी तो दो वस्तु है, क्या ये अट्रैक्ट कर रही है? जी हाँ, यह भी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, परंतु हमें अब ऐसी क्या बात आ गई है, हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमें दिखाई नहीं देता। हमें दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि जो ग्रेविटेशनल है इसमें कुछ कंडीशन थी कि उन दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का भार क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। जो उसका द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, बहुत अधिक, भार अधिक। एनी वन, किसी एक का भार क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, भार अधिक होना चाहिए, तभी यह गुरुत्वाकर्षण हमें महसूस होगा। परंतु कार्य तो कर रहा है ये, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो कार्य करता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, संसार में प्रत्येक वस्तु नहीं, प्रत्येक जोड़ा, क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच लगता है तो मैं पेयर कर दूंगा, यहाँ पर जोड़ा कर दूंगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, पेयर में आता है हमेशा। संसार में प्रत्येक जोड़ा, प्रत्येक पेयर, दो वस्तु गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है या नहीं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी हाँ, करती है, हमेशा करती है। बट फील कब होगा, जब किसी एक वस्तु का जो द्रव्यमान है, जो वेट है, वह बहुत अधिक भारी होगा। कितना भारी होगा, जितना ग्रहों का होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं, मैं मौखिक रूप से बता देता हूं कि यह कैसा बल है, आकर्षण का बल है। कैसा बल है, आकर्षण का बल है। कंडीशन आकर्षण का बल है, दो वस्तुओं के बीच लगता है। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हर दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। कंडीशन फील कब होगा, महसूस कब होगा? फील तब होगा जब एक वस्तु का भार बहुत अधिक होगा। कितना अधिक होगा, जितना एक ग्रह का अधिक होता है, जितना पृथ्वी का है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कंसेप्ट। तो हमने ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है और आप उस फॉर्मूले को भली भांति जानते होंगे। जो बल होता है, कोई दो पिंड है ये, उनके बीच की दूरी, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो एक बल होता है, फोर्स F, वह अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, अर्थात m1 इंटू m2, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनकी मध्य जो दूरी है उनकी, उसके वर्ग के। ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक यहाँ पर जब हम
समानुपाती का जो चिन्ह है वह हटाते हैं, जब इजिकल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी। और जी है, हम इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के रूप में जाना जाता है। परंतु ये दिया किसने था? ये दिया था हमारे हेनरी साहब ने। यह न्यूटन ने नहीं दिया था, ध्यान रखेंगे। न्यूटन जी ने इनसे लिया था कि हेनरी साहब आप अपना जी मुझे दे दीजिए, मुझे यूज करना है। तो इसी तरह से मिल बांट के जब कार्य किया जाता है तो तभी किसी एक नए तथ्य पर पहुंचा जाता है। तो हेनरी साहब ने जी की खोज की थी, ये इनके क्या थे? खोजकर्ता थे। और न्यूटन जी ने इस जी को इस्तेमाल किया अपना सूत्र देने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। और एक जी के बारे में बताता हूं, ये यूनिवर्सल है, यह सारी चेंज नहीं होता। यह ऐसे कहीं भी ले जा लो, यह चेंज नहीं होता, ठीक है। और आप सभी इसकी वैल्यू पता जानते ही होंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जी की वैल्यू को कमेंट कर देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। जी जो है हमारा अनचेंज रहता है, ये चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू बता देता हूं मैं। इसकी वैल्यू मैंने पिछली क्लासेस में कई बार बताई है, एक बार मैं फिर से इसकी वैल्यू बताना चाहूंगा। जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, माइनस का ध्यान रखिए, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से इसकी बीमा भी निकालेंगे, आप सिर्फ अभी इतना ही राइट डाउन कीजिए, इतने को समझिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैंने जैसे ही आपको भी बताया था कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वह दो पिंडों के बीच कार्य करता है, पेयर में कार्य करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, यदि मैं वायु में गुरुत्वाकर्षण निकालूं दो पिंडों के बीच और निर्वात में गुरुत्वाकर्षण निकालूं दो पिंडों के बीच, समान दूरी है, समान द्रव्यमान है, तो बताइए ग्रेविटेशन जो फोर्स है एफ जो हमारा है वो उसमें बदलाव आएगा या नहीं? या मैं उन ग्रह को पानी में लेके चल जाऊं, या उन वस्तुओं को पानी में लेके चल जाऊं, या किसी और माध्यम में लेके चल जाऊं, तो जो उसमें परिवर्तन है वह नहीं होगा, नो चेंज। तो इससे यह पता चलता है जो ग्रेविटेशन फोर्स है हमारा वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे मैं उन वस्तुओं को दूध में लेके चल जाऊं या कहीं भी लेके चल जाऊं, जो उनके बीच जी लग रहा होगा, जो उनके बीच एफ फोर्स लग रहा होगा वह वही रहेगा। और रही बात जी की, जी तो यूनिवर्सल है, अर्थात इसको कहीं भी लेके चल जाओ, पृथ्वी से अंतरिक्ष ऊपर लेके चल जाओ, अंतरिक्ष में पृथ्वी के नीचे लेके चल जाओ, कहीं भी लेके चल जाओ, इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, कैपिटल जी की। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि दो पिंड है भाई हमारे पास और इनके मध्य दूरी है r, इनका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m2 है, m1 m2 है। तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है, उसका सूत्र यह है, यदि हम दूरी को कम कर दें, दूरी को दुगना कर दें, जो डिस्टेंस है इनके बीच की उसको क्या कर दे? बढ़ा दे, तब बल क्या होगा? इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है यदि इनका द्रव्यमान, यदि इनके द्रव्यमान को, दोनों के द्रव्यमान को दुगना कर दे तो F क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है जब इस दोनों में मिक्स आ जाए। द्रव्यमान को दुगना कर दे और दूरी को आधा कर दे, दोनों के द्रव्यमान को क्या कर दिया? दुगना, व
जो दूरी है अर्थात आर है उसको कर दे आधा 1/2, तो क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भरपूर रूप से पूछे जाते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है m1 m2, जो मैंने ऊपर लिखी थी बात, केवल इस हिसाब से हमें चलना है। जब हमने दूरी को दुगना कर दिया अर्थात r को 2 टाइम कर दिया, दुगना कर दिया, तो यहाँ पर जब हम 2 लगाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, अर्थात जो नया बल होगा F डैश वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द्रव्यमान को दुगना अर्थात यह भी दुगना कर दिया जाए, यह भी दुगना कर दिया, जो नया बल है वह कितना हो जाएगा F डैश, वह 4 गुना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से गुना होगी, यहाँ पे भी 2 से, और 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो ये जो नया बल है, पहले वाला बल F था, नया वाला बल ये है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा, द्रव्यमान को दुगना अर्थात ऊपर तो 4, 2 2 हो गया, 4 हो गया, और दूरी को आधा, ध्यान रखेंगे 1/2 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, तो ये ऊपर चल जाएगा, 4 गुना 4 हो जाएगा, तो 16 गुना। जो नया द्रव्यमान है, माफ कीजिएगा द्रव्यमान नहीं, जो नया बल है F डैश है वह 16 टाइम 16 गुना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप यहाँ से यह भी जान सकते हैं कि दूरी जितनी कम होगी उन पिंडों के बीच, उन वस्तुओं के बीच, उतना ही जो हमारा फोर्स है वह अधिक होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरपूर रूप से पूछे जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जब बात कैपिटल जी की हो ही रही है तो स्मॉल जी भी हमारा आता ही है, दोनों भाई भाई है, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। इससे पहले मैं बताऊँ, मैंने जो जी था हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक था, उसकी विमा बतानी थी मेरे को, तो हम विमा कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं जो हमारा बल होता है वह कैपिटल जी m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और उनकी दूरी केवल। तो मैं जी की वैल्यू निकाली है, तो फोर्स हमारा इधर रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, और m1 इंटू m2, तो हमारे पास जी हो जाएगा। जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻11। ध्यान रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हमें इसकी विमा निकालनी है, विमा। तो यहाँ से इसकी विमा जो है डायमेंशन कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम जानते हैं फोर्स, फोर्स की विमा क्या होती है mLT-2। यह है दूरी, दूरी क्या होती है L स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यह है द्रव्यमान m इंटू एम, यानी नीचे भी क्या आ जाएगा m। इसको क्या करना है सॉल्व कर लेंगे। यह ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1, ये हो जाएगा L3, और ये हो जाएगा हमारा T-2। आप इसको ध्यान रखेंगे, यह इसकी विमा हो जाएगी। राइट डाउन करेंगे इसको सभी। जी हाँ, यह इसकी विमा है। यदि आपको बल की विमा नहीं पता है, फोर्स की, तो इसका सूत्र पता होगा, मैंने कई बार इसका सूत्र बताया है। एम ए, एम की क्या होती है द्रव्यमान, एम की होती है कैपिटल एम, ये द्रव्यमान है। एल होता है एक्सीलरेशन, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। जहां भी दर आ जाए समय से भाग कर देना, ध्यान देने वाली बात। त्वरण क्या होता है LT-2, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही तो होता है त्वरण। मीटर क्या है L, और समय T को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम इसके वो विमा है जो निकाल सकते हैं। आपको फोर्स की जो है बल की हम डायरेक्ट याद रखनी है mLT-2, mLT-2, बल की विमा mLT-2, T-2। तो मैं स्मॉल जी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले ही बताया इसका जो वैल्यू है वो किस तरीके से बदलती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर। उसी से रिलेटेड आज जो टेक्निकल फॉर्म में होता है उसको समझेंगे। ये हमारी अर्थ है,
अर्थ हमारी थोड़ी सी पूरी वृत्त रूप में नहीं होती, थोड़ी दीर्घ वृत्ताकार कह सकते हैं उसको होती है। कोई वस्तु है मेरे पास यहाँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पर जी की वैल्यू और यहाँ पर जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने अभी पढ़ा था फोर्स हमारा कैपिटल जी m1 m2 r स्क्वायर, और हम यह भी जानते हैं F इजिकल टू होता है ma। अब जब बात ग्रेविटेशन उसकी कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेल आ जाएगा, mg हो जाएगा। यह भी बल है, यह भी बल है, इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारे पास एक नया सूत्र स्थापित हो जाएगा। या इसको मैं दूसरे कंसेप्ट से सिखाना चाहूंगा। यह वस्तु है, जब वस्तु पृथ्वी से वहां पर है, यानी इनके बीच की दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा? कम। दूरी ज्यादा तो बल कम। जब वस्तु यहां पर है तो दूरी कम हुई तो बल क्या हो जाएगा? ज्यादा। ध्यान रखें, पहली कंडीशन पे आते हैं। जब वस्तु यहां पर है तो दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा, तो बल क्या हो जाएगा? कम। अब जब बल कम हो जाएगा, यह भी बल है, यह भी बल है, तो बल कम हो जाएगा हमारा। जब बल कम हो जाएगा इसमें तो हम नो चेंज कर सकते हैं, ये तो फिक्स रहता है किलोग्राम में। मैंने आपको बताया था ये द्रव्यमान है, ये भार नहीं है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। यह किसकी तरह है? बिल्कुल जी की तरह है, कैपिटल जी। जैसे कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होता, उसी प्रकार जो एम है द्रव्यमान है वह भी कहीं नहीं बदलता। ध्यान रखेंगे। अब जब हमारा यह कम हो गया है तो हमें ये जरूरी है ये बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ए को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो जी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, जी बढ़ाना नहीं, जी कम करना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये चेंज नहीं कर सकते। ये कम हो रहा है तो इसको भी कम करना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर वाली वस्तु पर, पहली वाली वस्तु पर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो हमारा जी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। अब बात इसकी कर लेते हैं। वस्तु को मैं नीचे ले आया, डिस्टेंस कम हो गया, पृथ्वी के बीच वस्तु के बीच डिस्टेंस कम हो गया, पिंडों के बीच डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, वस्तुओं के बीच डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस कम क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस कम फोर्स बढ़ जाएगा। अब फोर्स बढ़ जाएगा तो यह भी फोर्स है, यह भी फोर्स है, यह भी बल है, यह भी बल है, ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। एम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो किसको बढ़ना पड़ेगा? जी के मान को बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वस्तु का जो जी है वह अधिक होता है और दूर जाने पर कम होता है। यह ध्यान देने वाली बात। कंपेयर करें, यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कम होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू अधिक होगी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसमें एक मैं रिलेशन भी बताता हूँ। रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है। जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया या आईसीजी हो गया या हमारे आर्मी टेक्निकल वाले हैं, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैं इससे आगे जुड़ा हुआ एक शानदार कंसेप्ट कराऊंगा। ये देखिए, यह भी बल है, यह भी बल है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये हमारे पास आया। अब बताइए मैं इस m से किस m को काटूं? यह m1 रहेगा या m2 रहेगा? मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये m1 है और इसका m2 है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा m2। तो m2 से m2 कट जाएगा। और m2 क्यों आएगा? क्योंकि जो ये हमारा फोर्स होता है, भार होता है, जो हमारा ये m इंटू जी होता है, एक्सीलरेशन होता है, यह वस्तु से रिलेटेड होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान और उसका गुरुत्व त्वरण। तो m से m2 कट जाएगा तो हमारे पास एक
सूत्र आ जाता है जी इज इक्वल टू, और यह रिलेशन भी है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कैपिटल जी है उसका मान निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, पहला क्वेश्चन। तब बताएं कि जो कैपिटल जी है वह डिपेंड करता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वस्तु के द्रव्यमान पर। आप सूत्र देख सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1, m किसका द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहां पर कहीं भी इस फॉर्मूले पर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता वस्तु का द्रव्यमान जो है हमारा m2, वस्तु का द्रव्यमान m2, तो हम कह सकते हैं निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, आप इसको देखिए, क्वेश्चन को समझिए और आप इसका आंसर भी जानते होंगे। एक स्टील की बॉल है और एक रबड़ की बॉल है, तो पृथ्वी पर पहले कौन सी पहुंचेगी, तो वह द्रव्यमान पर क्यों नहीं निर्भर करता, क्योंकि यह है हमारा सूत्र। आज आपको पता लग गया होगा कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमारा जी है वो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप इसको याद रखेंगे। आप उस क्वेश्चन को जो हमारा फॉर्मूला है इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। m1 जो है हमारा वह ग्रह का द्रव्यमान है, ना कि वस्तु का। इसमें वस्तु का जो हमारा द्रव्यमान होता है वह डिपेंड नहीं करता। जो हमारी अर्थ होती है वह बिल्कुल गोल नहीं होती, थोड़ी सी इस प्रकार में होती है। ये हमारा इक्वेटर होता है और आप जानते हैं हमारे पोल्स होते हैं, इसको मैं इक्वेटर कह देता हूँ। यदि हम इक्वेटर से पोल पर जा रहे हैं, आप जानते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एफ वह इस प्रकार होता है त्रिज्या पे। अब आप इस पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको केंद्र मान लिया जाए तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वह अधिक है, इसको हम आर ई रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये हमारा पोल्स है आर पी रेडियस ऑफ पोल। यहाँ पर देखिए आर ज़्यादा है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, बात सही है। तो यहाँ पर जो जी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ई ज़्यादा है अर्थात त्रिज्या ज़्यादा है, यदि यह ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जी है, जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वह जी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर पोल पर पहुँच गया, तो आप देख सकते हैं आरपी छोटा है, यदि यह छोटा है तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर है जो जी की वैल्यू होगी वह ज़्यादा होगी। आज इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे
और यह है, मैं बता दूं, क्योंकि यह ग्रेविटेशन फोर्स है और आप जानते हैं यही एक जो दूसरा फोर्स होता है फिजिकल टू mg भी होता है। तो यह बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा फोर्स बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए जो g है पोल्स पर वह मैक्सिमम होता है। आप ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन इस तरीके से ही आपको पूछे जाते हैं कि जी पर जाने पर क्या होगा, और जब हम इक्वेटर पर रहेंगे तो जी की वैल्यू मिनिमम होती है, कम होती है, जैसे क्योंकि जब आप देख सकते हैं जो डायग्राम था, सबसे ज़्यादा रेडियस जो थी वो क्या पर थी, इक्वेटर पर ही थी। इक्वेटर, और यहाँ से ऊपर जाएंगे पोल्स पर या यहाँ से जाए पोल्स पर तो कोई चेंज नहीं होगा। जी की जो वैल्यू है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसा इधर चेंज होगा वैसा ही इधर चेंज होगा। पोल्स पर जाने पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इधर भी पोल्स पर जाने पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यह डिपेंड करता है रेडियस पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 0 डिग्री होता है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा इक्वेटर। तो यह क्या है, मिनिमम है। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम। मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस सबसे कम है पोल्स पर, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वह मैक्सिमम है। यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है किस तरह से पूछा जाता है, इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा। आप बता सकते हैं कि जी की जो वैल्यू है वह बढ़ जाएगी यदि हम पोल्स पर जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। आपको क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो जी का मान है वह इक्वेटर से अर्थात भूमध्य रेखा से पोल्स पर जाने पर बढ़ जाता है, तो त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिए, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कम हो जाएगी। जी बढ़ जाएगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एफ ये होता है अनुवेद कर्मानुपाती आर स्क्वायर, और यही एफ जो हमारा पास होता है वो होता है एम जी। यदि आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये तो हमारा फिक्स है, यदि आपने एफ को बढ़ाया तो हमें जी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। त्रिज्या कम हुई, एफ बढ़ गया, एफ बढ़ गया, कांस्टेंट है, जी को बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछा जा सकता है। हमने इसका मान जाना ऊपर जाने पर किस प्रकार से होता है, इक्वेटर टू पोल जाने पर। अब कई बार क्या होता है, हमको नीचे भी जाना पड़ सकता है, तो आइए उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा चौक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप 1 मिनट रुकेंगे। एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन से कंसेप्ट सिखाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको उसके बीच में रिलेशन बताया था, स्मॉल जी और कैपिटल जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मूले से पूछा जाए या फिर वैल्यू देकर आपको पूछ लेगा क्वेश्चन। ये हमारी अर्थ है, आप अपनी महिला मित्र से कहते हैं आओ चले घूमने चलते हैं पार्क में, पर आपकी महिला मित्र कहती है कि नहीं पार्क में नहीं जाना है, कहीं और चलो। तो आप कहते हैं चलो थोड़ा पार्क से ऊपर अर्थात ऊपर लेकर चलते हैं बस, और आप घूमने गए ऊपर। ये आप है, हम गाना गाते हुए जा रहे हैं, आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में। और कुछ देर के बाद आपकी स्थिति यहाँ पर होती है, उस टाइम आपकी स्थिति यहाँ पर है, कुछ देर आप फिर घूमकर नीचे आ जाते हैं।
आप सभी जानते हैं पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या है 6400 किलोमीटर के लगभग है। और आपने क्या किया, ग्रेविटेशन फोर्स से, चलो इसको मैं बाद में क्वेश्चन के, अभी इसको आर ही मानते हैं, ठीक है। पहले जब आप वहाँ पर थे, घूम रहे थे तारों के शहर में, तो आर था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और आप ऊपर आ गए, आप एच ऊंचाई और ऊपर घूमने चल गए तारों के शहर में। आइए देखते हैं अब क्या हमारा जो जी है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको यहाँ पर नहीं है बिंदु, क्योंकि आर हमारी रेडियस हो जाएगी ना, तो इसको आप यहाँ से लीजिए। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आर है, और एच ऊंचाई, आप ऊपर चल गए अपनी महिला मित्र के साथ घूमने तारों के शहर में। तो हम जानते हैं जो हमारा जी होता है, मैंने आपको रिलेशन बताया था, कैपिटल जी एम, पिंड का द्रव्यमान की बात होगी अब यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान नहीं आएगा। और जब हम यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है, जब हम यहाँ पर है कैपिटल जी एम वही रहेगा। अब डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, यह होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए नया जी है ऊपर जाने पर, तो जो नया जी की वैल्यू जो आती है वह हमारे पास आती है, इसको डिवाइड करने पर हम इसके रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो नया जी आएगा ऊपर जाने पर, ध्यान रखना ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर नहीं, ऊपर जाने पर जो न्यू जी की वैल्यू आएगी, जो नया जी आएगा वह पहला जी बटे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर होगा। आइए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन के लिए मैं, ये तो आप समझ गई है, ये वैल्यू है, इसको याद करने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। एक सभी इसको मेरे साथ दोहराएंगे, जो न्यू जी है यानी जी डैश इज इक्वल टू होगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर याद रखेंगे। प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, और जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वहाँ से भी एक प्रश्न उठ सकता है। भाई पृथ्वी की जो त्रिज्या है आप सभी जानते हैं वो 6400 किलोमीटर है। आर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमने माना कि हम ऊपर कितना चल गए तारों के शहर में, कहाँ तक पहुंचे हम, जो हमारा एच है 3200 किलोमीटर तक। अब हमें वहां पर ऊपर तारों के शहर में पहुंच चुके हैं आप और आपकी महिला मित्र, वहां पर बताना है जी की वैल्यू क्या है। तो देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखता हूं तो मान लीजिए जी की वैल्यू अभी यहाँ पर आपको पता ही होती है, क्वेश्चन में दी भी रखी होगी, इसको हम 10 ले लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह है बिल्कुल इसका आधा है, तो 1 बटा आ जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर 3200 बटे 6400 यानी 1/2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर आ जाएगा। या इसको 10 भी ना माने, इसको जी ही मानो, अभी हमें नहीं पता ना, जब क्वेश्चन में देगा तब हम बात करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा, हम इसको ऊपर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2 दूनी इधर जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 9/4, तो यह ऊपर चल जाएगा, यह आ जाएगा 4/9। जी पर वैल्यू, जो यहाँ पर जी की वैल्यू है, यहाँ पर ऊपर तारों के शहर में पहुंचने पर उस जी का मान 4/9 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात जो वैल्यू है वह घट जाती है। अब मान लेते हैं जो जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, 9.8 है, 10 कर लेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब इसको हम 10 मानते हैं, 10 गुना 4/9 तो 40/9, और 9 चौक 36, 9 चौक इसको डिवाइड करेंगे, 4 की गुणा करेगी तो हमारे पास आ जाएगा 40, और बटे आ जाएगा 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे 9 चौक 36, 4.4 के समथिंग हमारे पास
जी की जो न्यू वैल्यू है हमें प्राप्त होगी। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एनर्जी को कम मत होने दीजिए, लगे रहिए साथ, क्योंकि आज की जो क्लास है वह है एक क्लास और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है खल्लास, एक क्लास ग्रेविटी खल्लास। ग्रेविटी खल्लास, ग्रेविटी खत्म नहीं होगी, मतलब है कि ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है आपको समझ आ जाएगा। भावनाओं को समझिए, शब्दों में मत जाइए। अब जो आपकी महिला मित्र थी उसने बोला रे नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा भाई, कहीं और लेके चलो। तो आप भी हो खिलाड़ी, तो आप क्या गए, अब अंदर आ गए। पहले मैं बता दूं अंदर आने पर क्या होता है। अब आप आ गए, मान लीजिए आप यहाँ आ गए, जितना ऊपर गए थे उतना नीचे आ गए। कितना, एच, एच ऊपर गए थे ना, तो एच यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, एच, एच ही आप नीचे आ गए। अब क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो जी का था, कैपिटल जी, द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान। भाई ये बात तो ठीक है कि ये तो चेंज नहीं होगा, इसे कहीं भी ले जा लो, नीचे ले जा लो, ऊपर ले जा लो, पानी में ले जा लो, कहीं ले जा लो, जो कैपिटल जी है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक बात है। एम, एम का क्या करेंगे, अब जो हमारा एम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों, यदि हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जो पिंड है, जो ग्रेविटी से हमारे ऊपर काम करेगी वह इतनी काम करेगी, क्योंकि जो हमारा पिंड है उसकी त्रिज्या इतनी होगी, तो समान त्रिज्या यहाँ पर भी रहेगी, अर्थात जो हमारे पास अर्थ है, जो पिंड है, वह इतनी रेडियस पर काम करेगी। तो भाई एम को हटाना पड़ेगा, आर ठीक है, आर में कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, अर्थात जो हमारा दिक्कत कर रहा है इस फॉर्मूले में, जो हमारा दिक्कत कर रहा है वह है एम। जो वो जो हमारे पास ग्रह है, पृथ्वी है, उसका जो द्रव्यमान है अब वह कम हो गया। अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, आप सभी जानते हैं, घनत्व, डेंसिटी, रो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैं डिनोट कर लेता हूँ, आयतन को किससे डिनोट किया गया है यहाँ पर, घनत्व बराबर हमारे पास क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन अर्थात वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर ले, वॉल्यूम वी हो गया। जो हमारे पास घनत्व है, मैं इसको एम के, क्योंकि हमें एम की वैल्यू चाहिए तो एम को फॉर्म में ले जाऊंगा, जो रो को मैं यही रखता हूँ, वी हमारे पास जो वॉल्यूम है इधर आ जाएगा, इंटू एम हो जाएगा। ये करना नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बताऊंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम किसका होगा, क्योंकि यह क्या है, सर्कल है नहीं, परंतु उसको सर्कल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर। आर कितनी है इसकी, एच नीचे आ गए ना हम, तो जो हमारे पास आर बचेगी वो कैपिटल आर, क्योंकि पूरी तो यहाँ पर आर थी, इंटू एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। या भी सिर्फ इसको फॉर्मूले में आप देखिए, त्रिज्या, त्रिज्या को हम स्मॉल आर क्यूब, इससे हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे पास नया फॉर्मूला आता है, मैं डायरेक्ट नया फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लिख के लिए। तो जो नया जी आएगा, पुराना जी, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, या डी, जो पहली है इसको एच मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एच मान रखा है। ध्यान रखेंगे, जो नया, जब हम ऊपर जाते थे, एच ऊंचाई ऊपर जाते थे, तो हमारे पास नया जी का फॉर्मूला होता था, पुराने वाला जी अर्थात जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। और जब हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो नया जी प्राप्त होता है, जी डैश जी 1 माइनस एच अपॉन आर। आप ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, यह फॉर्मूला और पहले वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप नीचे आ गए, मैं इससे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा किस प्रकार जी में परिवर्तन होता है। अब आप भाई कितना नीचे आ गए, जितना ऊपर गए थे, ऊपर कितना गए थे 3200 किलोमीटर, उतना ही नीचे आ गए, वैल्यू रखते हैं। जो नया जी यहाँ से प्राप्त होगा, हमें डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँगा, जो नया जी हमारे पास प्राप्त होगा, कितना ऊपर गए, कितना नीचे है, माफ़ कीजिएगा नीचे है
या नीचे आने को हम डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर जो ऊपर हम हाइट को प्रदर्शित कर रहे हैं, या आप अपने समझ से अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। 3200 नीचे आए भाई, त्रिज्या कितनी थी 6400, तो ये हमारा कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, एक में से आधा गया तो कितना हो जाएगा, आधा। अर्थात यहाँ पर जी की वैल्यू अगर 10 है तो वह बिल्कुल हो जाएगी आधी, वह बच जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से बनता है एक धमाकेदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा उस प्रश्न पर। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार पूछता है, आप जितना ऊपर गए उतना ही पृथ्वी के नीचे भी गए, जितना ऊपर गए उतना ही पृथ्वी के नीचे गए। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था, आप 3200 ऊपर गए थे और 3200 ही नीचे आए, 3200 किलोमीटर ऊपर गए थे, 3200 ही किलोमीटर नीचे आए। तो कहां पर जाने पर, आप एक बार ऊपर गए और एक बार नीचे आए, तो कहां पर जाने पर जी का मान तेजी से घटता है, कहां पर जाने पर जी का मान तेजी से घटता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अच्छे जो बच्चे इसमें उलझ जाते हैं वह समझ नहीं पाते हैं, परंतु मैं आपको समझा रहा हूं तो आप इसको समझेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। आपने देखा जब हम ऊपर गए तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी कम हुई, लगभग 5.6 के लगभग कम हुई। जब हम नीचे आए, मैं एक दूसरा चित्र यहाँ पर बना देता हूँ। जब हम नीचे आए जब हम नीचे आए 3200, तो जी का मान कितना हुआ, 5। कितना कम हुआ, 10 था, सतह पर 10 था, नीचे आने पर कितना बचा, 5 आया हमारे पास, आपने देखा, तो 5 बचा। तो कम कहाँ पर हुआ ज़्यादा, ऊपर जाने पर जो वैल्यू थी वो 4.4 हो गई थी, और नीचे आने पर वैल्यू 5 रही। तो जितना ऊपर जाए उतना ही नीचे आए, तो कहाँ पर जी की वैल्यू जल्दी तेजी से घटेगी, तो ऊपर जाने पर। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर 5 घटा, और यहाँ पर कितना घटा, 5.6 घटा। तो राइट डाउन करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ आया होगा। ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा इसका और आप इसको राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से एग्जामिनर तैयार करता है और पूछ सकता है। 1 मिनट का समय देंगे। बड़े ही अच्छे जो प्रश्न है आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार पूछा जा सकता है, उतना ही भी नोट करेंगे पर उतना ही नीचे जाने पर मैंने आपको बता ही दिया, जो मैंने सब कॉन्सेप्ट समझाया था और एक उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो आप कह सकते हैं यदि हम जितना ऊपर जाते हैं और उतना ही नीचे आते हैं पृथ्वी के, तो जी का मान कहाँ पर घटेगा, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पर जी तेजी से घटेगा। ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा से।
को मद्देनजर रखते हुए केवल वह इतना लंबा भी ना पूछे तो केवल यह पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ऊपर जाने पर जो जी की वैल्यू है वह जल्दी जीरो होगी। वह ऐसे ही पूछ सकता है कि आप समान चाल से सतह से ऊपर जा रहे हैं और सतह से नीचे आ रहे हैं, आपकी जो चाल है उसमें कोई भी अनचेंज नहीं है, अर्थात आप जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आप नीचे जा रहे हैं। तो जी का मान कहाँ जल्दी कहाँ आप जी की जो वैल्यू है वह जीरो प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन हो सकता है। तो आप कहेंगे कि हम कहाँ पे प्राप्त कर लेंगे जल्दी, ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पर जो जी की वैल्यू है वह जल्द ज़्यादा घटती है, तेज़ी से घटती है, अर्थात आप जितना नीचे पहुँचेंगे उतना ही ऊपर पहुँचते हैं। तो जो जी की वैल्यू है वह ऊपर ज़्यादा, आपको जो जी की वैल्यू है ऊपर कम मिलेगी, अर्थात जो आपके ऊपर जी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वह ऊपर जाने पर आपको महसूस नहीं होगा। मैंने ये 2-3 तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन कर दिया है, आप जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए बस। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। आई होप आपको जो कंसेप्ट अभी मैंने समझाया वह अच्छा लगा होगा। और ये PYQs में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भरपूर पूछे जाते हैं। यह वह प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल में आते हैं, टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल में आते हैं। आपने इसको सीखा है तो आप इसको जरूर क्लिक कर पाएंगे, जरूर इसका राइट ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के घूमने पर। स्मॉल जी, कैपिटल जी तो फिक्स है अपना, कैपिटल जी में नो चेंज। मैं आपको बताना चाहूँगी एक भार और इधर कर लेते हैं द्रव्यमान, इनमें क्या अंतर है। मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया है जो भार है W वह डिपेंड करता है जी पर, स्मॉल जी पर। ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो हमारा भार है वह चेंज हो सकता है। इसका मैं फॉर्मूला बता दूँ, W = होता है mg, और ये डिपेंड करता है जी पर। जिस प्रकार जी बदलता है, जिस प्रकार वह प्रश्न को जो भी मैंने पीछे कंसेप्ट सिखाया वह इस प्रकार भी पूछ सकता है कि आप ध्रुव से जो भूमध्य रेखा है, ध्रुव नहीं, जो भूमध्य रेखा है हमारे इक्वेटर है उससे आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो भार में क्या परिवर्तन होगा। जिस प्रकार जी में परिवर्तन होगा उसी प्रकार भार में परिवर्तन होगा, अर्थात भार भी हमें क्या हो जाएगा, अधिक प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे। और जो हमारा द्रव्यमान होता है वह कैपिटल जी की तरह होता है, इसमें नो चेंज। कहीं भी ले जा लीजिए, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में, नो चेंज। तो आप ध्यान रखेंगे द्रव्यमान फिक्स होता है। किसी भी वस्तु में जो मैटर है, द्रव्य है, द्रव्य नहीं द्रव्य, मैटर, उसकी मात्रा को, पदार्थ में उपस्थित मैटर की मात्रा को, द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आप आई होप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। हमें जी पढ़ने की जरूरत है और जी के साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, भार भी पढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसा परिवर्तन स्मॉल जी में होता है वैसा ही परिवर्तन हमारे भार में भी होता है। अब पृथ्वी तेज घूमने लगे, पृथ्वी क्या हो जाए, तेज घूमे। फर्स्ट केस यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तेज घूमने पर। तेज घूमने पर हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो इक्वेटर होता है और जो पोल्स होते हैं, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कंसेप्ट इसका नहीं समझेंगे और इतना आता भी नहीं है, बाई चांस एग्जामिनर पूछ सकता है इक्वेटर पर। और यदि पृथ्वी क्या घूमे, स्लो घूमे, धीमे घूमे।
धीमी घूमने पर, इक्वेटर पर और पोल्स पर। पोल्स पर बता दूं नो चेंज, दोनों स्थिति में पोल्स पर नो चेंज। इक्वेटर पे क्या होगा, यदि हमारी पृथ्वी तेज घूमे तो इक्वेटर पे क्या होगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। और धीमी घूमे तो क्या हो जाएगी, अधिक। आप इसको राइट डाउन करेंगे। और एक प्रश्न आपके लिए मैं देता हूं, यदि पृथ्वी को कितना तेज घूमना पड़े, पृथ्वी को कितना तेजी से घूमना पड़े, उसकी चाल क्या हो कि जो जी की वैल्यू है वह इक्वेटर पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप सब इसका, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इसका जो आंसर है कमेंट में सब देंगे। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। इक्वेटर पोल्स पर नो चेंज, पृथ्वी धीमे घूमे तेज घूमे, नॉट डिपेंडेड ऑन द पोल्स, जी की वैल्यू क्या रहेगी, नो चेंज, जो है वो ही रहेगी। पर इक्वेटर पर कम घूमे धीमी घूमे तो अधिक हो जाएगी, जी की वैल्यू है ये अधिक होगी। क्या अधिक होगा, जी का मान, ये भी ध्यान रखेंगे, जी के बारे में बात हो रही है। और जी कौन सा, स्मॉल जी। और अगर हमारी जो पृथ्वी है अधिक घूमे, तेज गति से घूमे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तेज घूमे तो वैल्यू कम होगी, स्लो घूमे तो वैल्यू अधिक होगी। प्रश्न यहाँ से उठता है कि पृथ्वी कितना तेज घूमे, अपनी जो चाल है उसके कितना गुना घूमे या कितना अधिक घूमे कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे। तो 17 गुना, यदि पृथ्वी अपनी चाल की 17 गुना घूमे तो जी पर, इक्वेटर पर, मैं जी इसको ए क्यू लिख देता हूं यहाँ पर, आई होप आपको कौन सा समझ आ गया होगा। ये 17 गुना जो यदि घूमे, 17 गुना अधिक चाल से घूमने पर। तो जी का मान है कहां पर, इक्वेटर पर, जी की वैल्यू है कहां पर, इक्वेटर, वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब पृथ्वी की चाल कितनी होती है, लगभग ये होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, या लगभग ये होती है 29 पॉइंट समथिंग 6 के लगभग, ऐसे ही किलोमीटर। हम इसको 30 ही कंसीडर कर लेते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, जो मैंने नोट करा है कि 17 गुना अधिक चाल से पृथ्वी घूमे तो जो ध्रुवों पर कोई चेंज नहीं होगा, परंतु जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वहां पर जो जी का मान है वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्रुवों पर कोई चेंज नहीं होता, तेज घूमे चाहे धीमे घूमे। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब इसमें एक रिलेटेड आता है पलायन वेग। आप सभी जानते ही होंगे पलायन वेग को, एस्केप वेलोसिटी। इसको VE से, एस्केप वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, उसके ग्रेविटेशनल जो एरिया है उससे बाहर निकालने के लिए जितनी जितनी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है पलायन वेग। अर्थात किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंकने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। इसका प्रतीक
VE है एस्केप वेलोसिटी। आप सभी जानते ही होंगे, जो पृथ्वी के लिए है आपने डायरेक्ट वैल्यू पढ़ रखी होगी इसकी, जो इसका मान होता है एस्केप वेलोसिटी किसके लिए, पृथ्वी के लिए ये होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। बाहर चली जाएगी अर्थात जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी उस पर काम नहीं करेगी। यदि ये हमारी अर्थ है, उसको हम इस वेग से बाहर फेंक दें तो अर्थ उसको कभी भी अपने पास वापस नहीं बुला पाएगी। ये तो इसका आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी होगी। एक इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी VE से शो करते हैं, ये होता है 2GR, अंडरवुड में यह होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और कोई दो अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान एक का है 5 किलोग्राम और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो किसके लिए एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा लगेगी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वह पूछता है कि 5 किलो के लिए, 10 किलो के लिए, दोनों के लिए समान या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपके सामने ऑप्शन उपलब्ध होंगे, परंतु आप जो इसका फॉर्मूला जानते होंगे वह होता है VE एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2GR। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में कहीं पर भी हमारे पास द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान के बारे में किसी प्रकार की बात नहीं की गई है। तो चाहे वह 5 किलोग्राम की हो या 10 किलोग्राम की हो या 100 किलोग्राम की हो, जो उस पर जो एस्केप वेलोसिटी है वह इक्वल काम करेगी। उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ही फेंकना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, नॉट डिपेंड ऑन द्रव्यमान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको एक और इसमें बताना चाहूँगा इन टर्म ऑफ, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर तो नहीं करती, परंतु आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ VE, और आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने पढ़ा था। जो G की वैल्यू होती है ये होती है कैपिटल G M पिंड का, वस्तु का नहीं, पिंड का, ग्रह का, बटे R², ऐसे होती है। मैं इसके जो वैल्यू रखूँगा तो G, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ G, स्मॉल g की जगह पे मैंने वैल्यू रखी और इंटू R किया, तो एक R से R कट गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वह इस प्रकार बनता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपको वह कह सकता है कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान कुछ आपको दे देगा कि 4 लाख किलोग्राम है। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान कितना है, 4 लाख। 4 लाख मतलब 4 × 10⁵ किलोग्राम। और दूसरा ग्रह है जिसका द्रव्यमान हम कर लेते हैं 5 लाख, यानी 5 × 10⁵ किलोग्राम। किलोमीटर नहीं, माफ़ कीजिएगा, किलोग्राम में हमारा ये जो मात्रक होता है। अब मात्रक की बात आ रही है तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारी मूल राशियाँ होती है, आपने पढ़ी होगी, लंबाई, द्रव्यमान, केल्विन, समय की सेकंड होती है। जो ये मूल 7 प्रकार की जो मूल राशियाँ है, यह सभी की सभी अदिश राशियाँ होती है। ये ध्यान रखें, जो 7 मूल राशियाँ है ये सभी की सभी क्या है, अदिश है। जहाँ पर मैंने आपको इसके क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पर आप नोट कर लीजिए जाकर कि जो 7 मूल राशियाँ हैं वह सातों की सात कैसी है, अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। इनको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की नहीं, दिशा की नहीं, ये दिशाहीन राशियां हैं। ये आप नोट पॉइंट कर लीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान इतना है और एक अन्य ग्रह है जिसका द्रव्यमान इतना है। आप पहले इस ग्रह पर जाते हैं, वहां से वस्तु को फेंकते हैं, फिर इस ग्रह पर जाते हैं, वहां से वस्तु को फेंकते हैं, तो आपको कहां पर अधिक तेजी से फेंकनी पड़ेगी कि उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र से वह वस्तु बाहर निकल जाए, अर्थात उससे पलायन हो जाए, वापिस ना आए। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है, जिसका m ज्यादा होगा उसका पलायन वेग भी ज्यादा होगा, अर्थात आपको ज्यादा वेग से फेंकनी पड़ेगी। जो ग्रह यह है हमारा, जिसका द्रव्यमान 5 × 10⁵ है, अर्थात 5 लाख किलोग्राम है, उसके लिए आपको जो पलायन वेग है वह अधिक चाहिए होगा। जो इसका पलायन वेग आपको अधिक लगेगा, जो इसका वेग है वहाँ पर आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा अधिक वेग से फेंकना पड़ेगा। तो इसका जो इस ग्रह का जो पलायन वेग है वो अधिक होगा कंपेयर विद इससे। यह डिपेंड करता है ग्रहों के
द्रव्यमान पर, ग्रहों के द्रव्यमान पर। यह डिपेंड करता है ग्रहों के द्रव्यमान पर, ग्रहों की त्रिज्या पर, ध्यान रखिए। और जी तो हमारा अनचेंज होता है, परंतु यह डिपेंड नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान हमारे पास कहीं नहीं आया है। छोटी वस्तु हो बड़ी वस्तु हो, गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए हमें केवल जो उसका पलायन वेग है वह क्या रहेगा, दोनों पर समान रहेगा। आप ध्यान रखेंगे यहाँ से एक रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2g की जगह मेरा आ गया था m/r। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। फॉर्मूला ना पूछे, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है केवल। ये भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की बात हो रही तो मैं चंद्रमा का बता देता हूँ। चंद्रमा का पलायन वेग आप डायरेक्ट याद रखेंगे, और मैंने आपको बताया भी है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। भाई ऐसा क्यों है, पृथ्वी का इतना क्यों है और इसका क्यों है? क्योंकि यह डिपेंड करता है जी पर, आकार पर तो डिपेंड करता है कि जो उसका रेडियस कितनी है, रेडियस पर तो जरूर डिपेंड करता है, परंतु यह जी पर भी, क्योंकि पृथ्वी पर आप जानते हैं एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और एटमॉस्फेयर में हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कण हैं, धूल मिट्टी के कण कह सकते हैं, वह हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब आप ले लीजिए, यदि मुझे इस चौक को अगर इस डस्टर से पार कराना है, ऐसा नहीं होगा, डस्टर पतला ले ले अगर जो हम, और कोई भी पैनी चीज़ ले ले, इसको पार कराना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये नहीं रहा, और मुझे पार कराना है इसे तो मैं जल्दी करा दूंगा। तो बात यही है, क्योंकि यहाँ पर घना है, ये डेंस, इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस है, घना है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। आप जानते हैं चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो घना तो क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो पलायन वेग है, जो उस पलायन वेग है, इसीलिए यहाँ पर जो पलायन वेग है उसकी वैल्यू कम है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ज़्यादा है। इसके वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। आप ध्यान रखेंगे। ग्रेविटी तो है चंद्रमा पर, ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी है, कम है, इसीलिए भी है कम है। पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी पर अधिक है, घना है, कंपेयर विद चंद्रमा पर हमारा जो है एटमॉस्फेयर है ही नहीं। आप इस फॉर्मूले का राइट लाइन कर लेंगे। इसी से रिलेटेड हमारा आता है, जो आप देखते होंगे, आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे कि हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया। तो चंद्रयान जो है वो क्या करता है, हमारे पास रॉकेट होते हैं, रॉकेट PSLV और GSLV। यह क्या होता है, रॉकेट कैरियर होते हैं, अर्थात ये रॉकेट जो है ज्ञान को अपने साथ लेकर जाते हैं और अंतरिक्ष में जाकर छोड़ देते हैं, और अपने आप समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम इंडिया का मैप बनाया जाए, यदि ये इंडिया का मैप है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो लॉन्च किए जाते हैं वो मोस्टली उड़ीसा साइड, इधर तमिलनाडु, कर्नाटक की साइड लॉन्च किए जाते हैं। यह लॉन्च क्यों वहाँ से ही क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि यह जो स्टेट है, जो यह जगह है, वह पास होती है किसके, इक्वेटर के नियर होती है ये। और इक्वेटर के पास होगी तो क्या फ़र्क होगा, तो जी की मान क्या होगा, वहाँ पर कम हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी कम यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वहाँ से इनका यूज किया जाता है। आपने सुना ही होगा कि अब्दुल कलाम द्वीप से आज अंतरिक्ष में एक यान भेजा गया, श्रीहरिकोटा से भेजा गया। तो ये इक्वेटर के पास जितनी भी हमारे पास वो है चीज़ें हैं, और ये एक मतलब एक अच्छी बात है कि इसके पास क्या पड़ता है, समुद्र पड़ता है, जो हमारा रॉकेट होता है, जो ये कैरियर होता है, उसको छोड़ने के बाद, या इसके जो जो हमारा यान होता है उसको छोड़ने के बाद, जो हमारा PSLV है, GSLV है, वह क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सैटेलाइट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। PSLV की फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा, ये होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV की फुल फॉर्म होती है जियोनर्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी का मेरे को भी पूरे तरह से नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम PSLV के बारे में तो आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था पलायन वेग हो गया। अब कक्षीय वेग के बारे में बात करते हैं। कक्षीय वेग क्या होता है, किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उसे भी तो किसी ना किसी वेग से फेंकना पड़ेगा। यह है
पलायन वेग से फेंकेंगे बाहर चल जाएगी, और किस वेग से फेंके कि वह बाहर ना जाए, केवल उस दूरी तक जाए जहाँ पे हमें उसे भेजना है। तो वह इस तरीके से उसमें चक्कर लगा सके, आप देख सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कक्षीय वेग। इस कक्षीय वेग को v0 से प्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल वेग, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2g √2g। ये डिपेंड करता है केवल उस पिंड, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर, एक्सीलरेशन पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। माफ कीजिएगा, यह इसमें 2 नहीं होता है, g और r होता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, g और हमारे पास r होता है। आप जानते हैं हमने जो रिलेशन पढ़ा था, हम इसको g को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास g को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल G m/r इंटू r यहाँ से आ जाएगा, r² होता है। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, इससे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, और ये इस प्रकार का हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। आप दोनों रिलेशन को याद रखेंगे इनको। और मैं इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि जो पलायन वेग होता है और कक्षीय वेग, इसमें एक संबंध होता है। मैं वो संबंध आपको बताना चाहूँगा। जो इसकी वेलोसिटी होती है वह होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थात जो पलायन वेग है वह कक्षीय चाल के √2 गुना होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो पृथ्वी होती है उसका पलायन वेग तो आप सबको पता है। पृथ्वी का कक्षीय वेग भी आपको मैं बता देता हूँ। जो कक्षीय वेग होता है वो होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर राइट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर।